हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो बैक्टीरिया का नंबर है वो एवरी आवर डबल हो रहा है। तो देखो, अभी तो हम जीपी का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसमें जीपी फाइंड करना है, लेकिन एग्जाम में कैसे मालूम होगा कि ये जीपी करना है कि इसमें एपी करना है? तो खैर एपी के क्वेश्चंस तो आपको नहीं आएंगे, आपको जीपी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें जीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये जीपी का है? क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है वो सेम चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर डबल्स एवरी आवर, सेम चेंज आ रहा है एवरी आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे जिसमें सेम चेंज आएगा, मतलब कि हमें उसमें जीपी करना है। इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, यानी जब चेंज होना स्टार्ट हुआ था तो कितने बैक्टीरिया थे? 50 थे। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर? अभी 5th आवर के बाद उसमें कितने बैक्टीरिया बचे? तो 5th आवर के बाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें T5 फाइंड करना है, क्योंकि 5th आवर के बाद, तो 5th आवर के बाद मतलब कि कौन सा आवर स्टार्ट हो जाएगा? 6th आवर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें T6 फाइंड करना है। T6 मतलब 6 टर्म फाइंड करना है, क्योंकि पहले आवर में 50 बैक्टीरिया थे, सेकेंड आवर में वो डबल हो गए, 100 हो जाएंगे, फिर थर्ड आवर में 150 हो जाएंगे। तो ऐसा तो हमें नहीं फाइंड करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ द 5th आवर। तो एंड 5th आवर खत्म हो गया तो 6th आवर स्टार्ट होगा, तो हमें T6 फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एवरी आवर फॉर्म अ जीपी विथ A is 50 एंड R is 2। यहाँ हम जीपी क्यों लगा रहे हैं वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया की वजह से, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया का जो कंडीशन है उसकी वजह से यहाँ पे ये क्या है? जीपी अप्लाई हो रहा है। और ए क्या है? हमारा 50 है। ए 50 क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है वही 50 होता है, और यहाँ पे बैक्टीरिया 50 से स्टार्ट हो रही है। और आर क्या है? आर है हमारा कॉमन रेशो, तो वो क्या है? डबल हो रहा है, मतलब कॉमन रेशो इज 2। To find the number of bacteria at the end of 5th hour, we have to find T6। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम T6 क्यों ले रहे हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है? Tn is equal to ARn-1। हमें फाइंड करना है T6। A हमारा 50 है, R is 2, n-1 मतलब 6 - 1, तो ये आ गया 50 into 2 raised to 5। 6 - 1 is 5। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? 50 into 2 raised to 5 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 32। 2 raised to 5 का मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब 5 टाइम आपको 2 लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अभी 50 और 32 को आप मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1600। तो एट द एंड ऑफ 5th आवर जो बैक्टीरिया है वो कितनी होने वाली है? 1600। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 feet। द बॉल इज सच दैट इट rebounds 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन। जितने भी हाइट से वो बॉल गिर रही है उसके 3/4 टाइम्स वो बाउंस हो रही है। ये हमको पता है कि एवरी टाइम जैसे कि वो नीचे आई 3/4 टाइम्स, जिस हाइट से वो नीचे गिरी उस हाइट के 3/4 टाइम्स वो बाउंस करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर उसका 3/4 बाउंस करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर उस हाइट का 3/4 बाउंस करेगी। मान लो कि हाइट अगर 2 फीट है तो 2 फीट, अभी यहाँ पे तो हमको हाइट 80 फीट दिया है, तो 80 फीट पे हमने बॉल रखा और वहां से हम उसको नीचे गिराएंगे और अब वो बाउंस होगी 80 का 3/4, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस हाइट से वो गिरती है बॉल उस हाइट का 3/4 वो बाउंस करती है, तो 3/4 ऑफ 80
ये हो गया उसका फर्स्ट टर्म। It rebounds 3/4 of the height it has fallen. How high does the ball rebound on 6 bounce? And how high does the ball rebound on nth bounce? अब हमें फाइंड क्या करना है। बॉल को हमने गिराया, वो बाउंस हुई। कैसे बाउंस हो रही है वो उन्होंने हमें कंडीशन दिया है कि 3/4 ऑफ द हाइट, जिस हाइट से वो गिरी उस हाइट के 3/4 टाइम वो बाउंस हो रही है। तो अगर वो 80 फीट से नीचे आती है तो बाउंस होगी 3/4 ऑफ 80। ये हमारा ए हो गया 3/4 ऑफ 80, क्योंकि यहाँ पे हम बाउंस के बेस पे ही हमारा जीपी बना है। अभी सेकेंड टर्म जो भी उसका आंसर आता है उस हाइट से वो वापस गिरेगी और फिर वो बाउंस होगी उस हाइट का 3/4 टाइम। ऐसे ही वो जब बाउंस हो रही है तो 6 टाइम में वो कितना बाउंस हुई ये हमें फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो ए है, ए हमारा 80 नहीं है, ए हमारा बाउंस कितना होगा वो है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द हाइट इन सक्सेसिव बाउंस फॉर्म्ड जीपी विथ आर इज 3/4, क्योंकि 3/4 टाइम ही हो रहा है। तो ए क्या हो गया 3/4 ऑफ 80। अभी हमने देखा था क्यों ऐसा लिखना है हमें। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट, यहाँ रीजन हमने लिखा है। आगे अभी हाइट इन द 6 बाउंस, 6 बाउंस में हाइट क्या होगी वही हमें फाइंड करना था। तो ए आर 6 - 1, ए हमारा 80 इंटू 3/4 है और आर क्या है ये 3/4, 6 - 1। यहाँ हमने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया, हम चाहते तो 4 2 80 करके वो 20 इंटू 3 करके 60 लिख देते, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। क्योंकि अब 3/4 है, यहाँ पे भी 3/4 है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 80 इंटू 3/4 रेज टू, ये 6 - 1 यहाँ आ गया 5 और ये 1 है, इसके ऊपर भी तो 1 का पावर है, तो 5 + 1 6। जब आपके पास ऐसे बड़े नंबर हो, यानी 3/4 के ऊपर 6 का पावर है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमें इसमें आगे में फाइंड करना है हाउ डज द बॉल रीबाउंड ऑन nth बाउंस। अभी 6 बाउंस पे उसकी हाइट ये है, तो nth बाउंस पे उसकी हाइट क्या होगी। यहाँ हमें n का नंबर नहीं पता, तो जो भी ये हमारा क्वेश्चन है यही आएगा और साथ में यहाँ पे n आ जाएगा, क्योंकि ये भी देखो 6 बाउंस में अगर यहाँ 6 आया है तो nth बाउंस में वहां पे n आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कैसे लिखना है उसको। तो क्या लिखना है आपको, हाइट इन द nth बाउंस इज AR n - 1। और अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू जब रखें तो a हमारा क्या है 80 इंटू 3/4 और r हमारा है 3/4 n - 1। अब आप देखो कि इसका जो पावर है वो 1 है, इसका पावर n - 1 है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम होते हैं तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है। तो n - 1 और +1 अगर हम करते हैं तो n 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 80 3/4 n - 1 +1 ये इसका वाला, ये कैंसिल। तो nth बाउंस में जो उसकी हाइट होगी वो n 80 3/4 रेज टू n फीट, और यहाँ पे भी आपको यूनिट लिखना है फीट। दिस इज द हाइट। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर 3x एंड x + 6 आर इन जीपी। यहाँ हमें एक जीपी दे दिया है, उसके जो नंबर है वो है 3x एंड x + 6। अभी इसमें हमें फाइंड करना है x, देन फाइंड करना है 20th टर्म और फिर उसके बाद फाइंड करना है nth टर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि ये एक जीपी है, तो जीपी है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अभी x कैसे फाइंड करेंगे, तो x फाइंड करने के लिए हम लेंगे इसका जो गिवन है कि जीपी है। तो जीपी है इसका मतलब कि उसका जो कॉमन रेशो होगा वो इक्वल होगा। कॉमन रेशो जो हम सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं तो वो हमारा इक्वल होना चाहिए, बस उसी के बेस पे हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में 3x
x and x plus 6 is in GP, therefore x by 3 second term divided by first term is equal to x plus 6 by x। यही होगा कॉमन रेशियो अगर हम फाइंड करें तो x बाय 3 और यहाँ पर x प्लस 6 बाय x। दोनों का जो r आएगा वो इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि ये जीपी है, ऐसा दिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस 3 6 18। अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इधर आ गया -3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप 18 का फैक्टर फाइंड करो जिसको कि प्लस करके आपको मिल जाए -3। तो 18 का फैक्टर हो सकता है 3 6 18, मतलब 3 और 6। 3 और 6 में आप कैसे प्लस करेंगे कि आपको -3 मिले? तो आपको लेना पड़ेगा -6 प्लस 3, तभी हम -3 ला सकते हैं। तो इसके जो हमने फैक्टर लिखे, फैक्टर जो हमने ढूंढा, तो वो हम यहाँ अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी हमें 3 माइनस में चाहिए तो हम यहाँ प्लस 3x और माइनस 6x लिखेंगे और फिर -18 इज इक्वल टू 0। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भूल गए हैं तो इस चैनल पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो बना हुआ है वो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। फाइन, तो ये एक्स स्क्वायर 3x माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कर सकते हैं x कॉमन, तो ये आया x प्लस 3। यहाँ से आप ले लो -6 कॉमन, तो आ गया x प्लस 3। यहाँ आपको मिला x प्लस 3, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप लोगे तो ये देगा आपको x इज इक्वल टू -3, और जब हम ये इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये आपको देगा x इज इक्वल टू 6। तो x की हमें 2 वैल्यू मिली। x की 2 वैल्यू मिलने से क्या होगा, जीपी हमें 2 मिलेगा। अब जब हम x3 लेते हैं, -3 लेते हैं, तो जीपी क्या होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। व्हेन x इज -3, तो जीपी इज इक्वल टू, जीपी क्या होगा हमारा 3 -3, x के प्लेस पे लिख दिया, एंड x प्लस 6 है तो यहाँ आ गया आपका -3 प्लस 6 इज 3। -3 प्लस 6 इज 3, ये जीपी है। एंड पहले आप x -3 में जीपी जो हमने लिया वो देखो, और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरा जीपी भी लिख ही लो। व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो आपका जीपी क्या होगा, तो जीपी हो जाएगा 3, और यहाँ आ गया आपका 6, और यहाँ 6 प्लस 6 12। ये दो तो हमें जीपी मिलेंगे, और इन दोनों जीपी में से एक एक जीपी को हम यूज करके जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 28th टर्म और 9th टर्म, ये हम फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ कंडीशन लिखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो t20 कितना आएगा, 20th टर्म क्या होगा। फिर हम ये जीपी को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे a आपका है 3, r कितना है -3/3, -3/3 आप करेंगे तो अच्छा, लेकिन यहाँ दोनों में तो फिर हमारा r डिफरेंट आ रहा है, इसको एक बार चेक करते हैं। हाँ ये ठीक है, तो t20 आ गया 3 यानी a, r कितना है, r कैसे मिलेगा, -3 डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आ गया आपका -1, और 20 -1 हो गया 19, यानी ये आ गया -3 रेज टू ओनली -3, क्योंकि -1 पे अगर आप 19 का पावर लगाते हो, 19 एक ऑड नंबर है, तो आंसर हमें -1 मिलता है। -19 बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 के ऊपर 19 का पावर होने का मतलब है कि 1 को आपने 19 टाइम लिखा और फिर मल्टीप्लाई किया। तो 1 को आप 1 से अगर 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही मिलना है। तो इसलिए वो 1 मिल गया, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। ऐसे ही तो ये तो t20 हो गया, कब, जब हमने x ले लिया -3। अब जब हम x ले लेंगे 6, तब हमारा t20 क्या आएगा, तो यहां हम लिखते हैं व्हेन
x इज इक्वल टू 6, तो अभी T20 क्या मिलेगा हमें? a। अभी इसमें से a देखो, a हमारा 3 है और यहाँ पे r क्या मिलेगा आपको? 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, r मिल गया 2। तो 2 और ये इसका पावर भी हो गया 19। अब इसको हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे क्योंकि 2 रेज टू 19 मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इतना आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर पावर बहुत ज्यादा है तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो हमें nth भी फाइंड करना है। tn एक बार चेक करते हैं, nth फाइंड करना है। हाँ, हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो tn इज इक्वल टू a क्या है हमारा? ये सेम क्वेश्चन लिख देती हूँ, 3 - 1 रेज टू n, ये हो गया। और व्हेन x इज 6, तो उस केस में nth टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला लिख देती हूँ, 3 2, यहाँ पे n-1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? n-1। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? 3 2 n-1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 3 -1 रेज टू n-1, ये इसका nth टर्म है। तो x की दो वैल्यू मिलने की वजह से जो हमारा 20th टर्म था और nth टर्म था वो भी 2 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ, अच्छा एक मिनट चेक करती हूँ ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि 14 है। एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन नंबर है 14, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% अ ईयर if there were 200 mosquitoes in the beginning. Write down the number of mosquitoes after 3 year, 10 year and year. तो मॉस्किटोज को हमें काउंट करना है। ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% अ ईयर, मतलब अब हम विद द हेल्प ऑफ मैथ्स मॉस्किटो भी काउंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि उनका ग्रोथ रेट कितना है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट दे दिया है 10%। इफ देयर वर 200 मॉस्किटोज इन द बिगिनिंग, बस इतने ही थे, ज्यादा नहीं थे, 200 मॉस्किटोज थे अगर बिगिनिंग में, और सॉरी एवरी ईयर वो 10% ग्रो कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 ईयर वो कितने होंगे? अगेन मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि चेंज जो है वो एक कांस्टेंट चेंज एवरी टाइम हो रहा है, सेम चेंज हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये जीपी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो। अब देखो यहाँ पे ए क्या होगा? ए होगा हमारा 200, क्योंकि जो मॉस्किटो थे वो बढ़ना स्टार्ट हुए 200 से, तो फर्स्ट टर्म तो 200 हो गया। उसके बाद उसमें 10% का ग्रोथ होगा, तो 10% का ग्रोथ मतलब कितना? यहाँ पर अभी आर कैसे फाइंड करेंगे? आर होगा हमारा 1 + 10/100। 10/100 क्यों? क्योंकि 10% लिखा हुआ है, तो 10% को आप अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10/100 लिखेंगे। और आर हमें इसी तरीके से फाइंड करना है। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा परसेंट के बेस में अगर जीपी दिया है तो उसमें जो आप कॉमन रेशो आर निकालोगे वो ऐसे ही निकालोगे 1 प्लस करके। तो ये आ जाएगा आपका 100 × 1 100 + 10/100 इज इक्वल टू 110/100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 11/10। ये हमारा हो गया आर। और अब हम फाइंड करेंगे 3 इयर्स यानी T3। तो T3 यानी ए हमारा क्या है? 200, आर 11/10, n-1 मतलब 3 - 1 इज 2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये 11/10 है, इसको आप डेसिमल में 1.1 रेज टू 2 लिख सकते हैं। डेसिमल में चेंज करना आपको आता ही है। नीचे अगर एक 0 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा देना है। स्क्वायर, इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। उसके बाद वैसे आप चाहें तो 1.1 का स्क्वायर फाइंड करके उसको 200 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। फिर आगे आपको क्या फाइंड करना है? T10। तो T10 भी सेम होगा, ये तो सेम ही होना है 200 ए। आर भी सेम होगा 11/10, बस यहाँ पे 10 है तो n-1 के हिसाब से यहाँ आ जाएगा 9 और आंसर आ जाएगा 200
यहाँ आ जाएगा 1.1 रेज टू 9। और इसी तरीके से जब n ईयर का हम फाइंड करेंगे तो वो भी सेम आना है। Tn इज इक्वल टू 200, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1.1, और यहाँ आ जाएगा आपका n-1। बाकी सब में एक होल नंबर है, यहाँ n-1 है, क्योंकि हम 10 में से 1 माइनस कर सकते हैं, 3 में से 1 माइनस कर सकते हैं, लेकिन n में से 1 कैसे माइनस करेंगे, तो इसलिए वो आ जाएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर्स x-6, 2x एंड x स्क्वायर आर इन जीपी। इससे पहले भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये भी वैसा ही है, लेकिन हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरा ये चैनल बना है आपके हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको अवेलेबल करने के लिए। तो फाइंड x सेकेंड, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड आपको फाइंड करना है nth टर्म। तो पहले तो हम x फाइंड करते हैं। अभी x फाइंड करने के लिए जो इन्होंने बोला है ये जीपी है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो जो है उसका वो इक्वल होना चाहिए, उससे हमें x मिल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, सिंस x-6, 2x, x स्क्वायर आर इन जीपी, देयरफॉर क्या होगा ये 2x बाय x-6 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2x। कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब आप क्या कर सकते हो, ये x स्क्वायर से ये x कैंसिल कर दो, तो यहाँ आपको मिलेगा 2x x-6 इज इक्वल टू x बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू, यहाँ आपको मिलेगा x-6। ये 2 2 is 4x और ये x-6 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये है 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x। सबको लेके ट्रांसपोज कर दो, 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, x ले लिया कॉमन तो ये आ गया 0। एक बार आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0, एक बार आपको लिखना है x इज इक्वल टू 10। ये आपको सॉल्व करना जरूर आता होगा, और अगर नहीं आता है तो अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ये 10 आ गया। अभी जब मैं x इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो भी मुझे एक अलग जीपी मिलेगा। खैर अलग क्या मिलेगा, ये 0 0 हो जाएगा, तो 0 रखने का मतलब नहीं है। 10 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो 10 तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6, यहाँ पे 2 इंटू 10 और यहाँ पे 10 स्क्वायर। यहाँ हमने x के प्लेस पे 10 रख दिया, तो 10 माइनस 6 इज 4, 20 एंड 100। ये तो जीपी आ गया हमारा। अभी जीपी मिल गया है तो x तो मिल ही गया हमें। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, दिख रहा है 4 इज द फर्स्ट टर्म, यानी a इज इक्वल टू 4। और अभी हमें फाइंड करना है nth टर्म, तो tn इज इक्वल टू a। r क्या है 20 बाय 4, 5 आ जाएगा, 4 5 20, 5 n-1। ये हो गया हमारा r। तो एक बार आंसर चेक करेंगे, तो आंसर करेक्ट है। हमने इसका nth टर्म फाइंड कर लिया, और इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।